नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ गया है। अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने वालों पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई क्या शुरू कर दी। आरोप प्रत्यारोप के साथ जिले के बड़े नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई है। कोटा विधायक के बयान के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग कर दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वालों को पार्टी से निष्कासित करने की जिला कांग्रेस कमेटी की कार्रवाई पर अब कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव भी कूद गए हैं। उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी की कार्रवाई को गलत तरीके से व्याख्या कर दी है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी और विजय पांडे ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस को पत्र लिखकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निष्कासन की मांग कर दी है। मीडिया के माध्यम से पता चला और उन्होंने अपना बयान भी दिया कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहे हैं। तो क्या माननीय निर्वाचित विधायक किसको कलेक्टर कह रहे हैं? आखिर कौन है वो कलेक्टर जिसको निकाला जा रहा है? माननीय विधायक अटल श्रीवास्तव जी, बिलासपुर जिले से उनकी कांग्रेस की सदस्यता है। वो जिला कांग्रेस कमेटी के अधीन कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि वे किसके सीने में खंजर भोंका गया है? क्या जो पार्टी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनको बाहर का रास्ता दिखाना क्या खंजर भोंकना है? आखिर कौन है चपरासी और किसको वो कलेक्टर कह रहे हैं? इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण ने यह निर्णय लिया है कि इससे आम कांग्रेस जन भी आहत हैं और कांग्रेस पार्टी का एक एक सदस्य आहत है। जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैस जी सहित वरिष्ठ नेताओं को ये अनुशंसा की है कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं है और माननीय विधायक जी अगर संगठन के अध्यक्ष को ही, जिनकी नियुक्ति श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है, क्या वो चपरासी हैं? तो फिर कलेक्टर कौन है इस जिले का? ये माननीय विधायक जी से पूछना चाहिए। जिले के दोनों अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर पत्र कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। चुनाव के बाद निष्कासन की कार्रवाई को जिला अध्यक्षों ने नियमतः कार्रवाई करना बताया है। इधर की गई कार्रवाइयों से नाराज कोटा विधायक ने मीडिया में गलत बयानबाजी कर दी है, जिससे जिला संगठन को यह अच्छा नहीं लगा। इसलिए कोटा विधायक के बयान को अनुशासनहीनता मानकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कार्रवाई की मांग करने वाला पत्र प्रदेश कार्यालय भेज दिया गया है। कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच छिड़ी इस जंग से आने वाले समय में कांग्रेसियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो समय ही बताएगा। मगर वर्तमान में कांग्रेस को मजबूत बनाने के बजाय बर्बाद करने में पूरी तरह से कांग्रेस के नेता जुट चुके हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश संगठन इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। बिलासपुर नगर निगम के ठेकेदारों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि प्लेसमेंट कर्मियों के पारिश्रमिक और पीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि निगम प्रशासन ने सभी बिलों का भुगतान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन कर्मचारियों के पैसे कहां गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम के अतिक्रमण शाखा और पंप हाउस में काम करने वाले दर्जनों प्लेसमेंट कर्मियों को पिछले 4 महीनों से उनका पारिश्रमिक नहीं मिला है। यही नहीं, उनका पीएफ भी जमा नहीं किया गया है, जबकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि ठेकेदारों के सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है और फंड की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारियों को उनका हक न मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ठेकेदार इस रकम को ब्याज पर चला रहे हैं या फिर कोई और बात है?
इसी बीच निगम कमिश्नर अमित कुमार ने इस मामले पर सफाई दी। निगम में जो कार्यरत लोग हैं उसमें जो नियमित वेतनभोगी हैं इनको हर महीने की पहली तारीख को वेतन प्राप्त हो जा रहा है। जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं हमारे पास जो भी प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्टर से बिल आए हैं वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं। इसके बाद जो विशेष तौर पे 2 जगह का आपने जिक्र किया है, एक अतिक्रमण शाखा का और एक पंप हाउस का, तो जो कर्मचारी है इनसे विशेष तौर पर बात किया जाएगा। पीएफ नियमित तौर पर सबका कट रहा है क्योंकि पीएफ जब कटता है उसके बाद ही बिल बनाया जाता है, उसके बाद हमारे पास प्रस्तुत होता है तो भुगतान होता है। ये 2 शाखाओं का मैं आज विशेष बैठक लेके एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि कहाँ पर करेंगे। इससे पहले भी नगर निगम बिलासपुर के ठेकेदारों पर 93 करोड़ के एडवांस घोटाले का आरोप लग चुका है। अब देखना होगा कि भाजपा की नई नगर सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बस किराए की मनमानी वसूली पर हाई कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि किराए की समीक्षा का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लंबित है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को तय की है। बता दें कि पहले ही कोर्ट ने हर बस स्टैंड पर किराया सूची लगाने और यात्रियों से राउंड फिगर के नाम पर अधिक किराया वसूलने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में यात्रियों से बस किराए के नाम पर मनमानी वसूली जारी है। राउंड फिगर के बहाने किराए में बढ़ोतरी कर यात्रियों से अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सरकार ने जवाब दिया कि किराया पुनरीक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट में लंबित है। पहले सरकार ने दावा किया था कि मामला विधि विभाग के पास है, लेकिन अब स्पष्ट हुआ कि यह गलती से भेजा गया था। हाईकोर्ट ने सरकार की इस लापरवाही पर सवाल उठाए और जल्द निर्णय लेने को कहा। अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। तब तक सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। देखना होगा कि सरकार इस बार किराए में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाती है। क्या यात्रियों को राहत मिलेगी या फिर यह मामला यूं ही लटकता रहेगा। इस पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में निगम चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस दौड़ में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बिलासपुर पहुंचे सिंहदेव के बयान ने अटकलों को और बल दे दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व विधायक शैलेश पांडे के निवास पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि कांग्रेस में देश भर में परिवर्तन होगा और इसके संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही दे चुके हैं। वहीं उन्होंने हालिया चुनावी हार पर कहा कि हर चुनाव की स्थिति अलग अलग होती है। विधानसभा में आकलनों के विपरीत हार हुई। लोकसभा में 4-5 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। उन्होंने निकाय चुनावों में हार का कारण स्थानीय उम्मीदवारों की भूमिका को बताया। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अब तक कोई नया काम नहीं कर पाई है और चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। श्री सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया कि जो काम वो आज़ादी के पहले करना चाह रहे थे वही काम अब इस समय आसानी से कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की ही चर्चा का विषय है। एक भाव लोगों के बीच में लाया जा रहा है, धीरे धीरे लाया जा रहा है और वो विद्यमान है। पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हम इसलिए हारे कि हिंदुत्व की बात हो या कोई दूसरी धर्म से जुड़ी हुई बात हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और लोकसभा के चुनाव में इनडायरेक्ट वो जुड़ता है क्योंकि मोदी जी ने अपना सारा प्रचार जो कर रखा है वो हिंदुत्व के अगल बगल धार्मिक भावनाओं को उभार के उसमें अपने आप को बचा के रखना या सुरक्षित रखना या प्रोजेक्ट करना, उनने ये स्ट्रेटेजी अपना रखी है। तो उस हद तक जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वो फैक्टर सामने आता है। आप देखिए राम मंदिर
के उद्घाटन को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसके पहले केरल में हनुमान जी को किस तरह से प्रचारित किया गया, किस तरह से चुनाव के दरमियान लाया गया। तो ये एक सोची समझी नीति और रणनीति के तहत आरएसएस और बीजेपी पूरे देश में जो आज़ादी के पहले करना चाहते थे और उसी दिशा में अब शनै शनै करने की स्थिति में दिखते चले जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि महाकुंभ के दौरान चाहे वह दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या प्रयागराज में हो, दोनों जगह जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वहां का शासन और प्रशासन है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अब नैतिकता राजनीति में खत्म होती जा रही है। पहले किसी बड़ी घटना को लेकर जिम्मेदारी मानते हुए बड़े नेता इस्तीफा दे दिया करते थे, मगर अब वैसी स्थिति नहीं रही। मैंने व्यक्तिगत पिछले चुनाव में पराजय के बाद में ये निर्णय अपने लिए किया है और ये लक्ष्य रखा है कि जो सरगुजा में हमने खोया वो मेरी पहली जवाबदारी है। राष्ट्र स्तर पे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं अपने पोलिंग और अपने विधानसभा में तो पहले पार्टी को जिताऊं। मैं अगर अपने पोलिंग बूथ में और अपने विधानसभा में खुद कैंडिडेट की बात नहीं, पार्टी को जिताऊं, वही नहीं कर पा रहा तो फिर बड़ी बड़ी बात का क्या मतलब। तो पहला मेरा लक्ष्य आने वाले शेष बचे 3.5 सालों का अगर आप पकड़ें, लगभग 3.5 पौने 4 सालों का जो समय है, वो अंबिकापुर विधानसभा, सरगुजा जिला, सरगुजा लोकसभा, सरगुजा संभाग, जहां 14 की 14 सीटें कांग्रेस की आई थी और अभी 14 की 14 सीटें बीजेपी की गई, इसमें कांग्रेस के लिए हम सुधार करना। तो ये मेरा पहला टारगेट है और उसके साथ में छत्तीसगढ़ में मैं क्या कर सकता हूँ पार्टी के लिए, उसको जीत की तरफ ले जाने के लिए, ये मेरा साथ का दूसरा लक्ष्य है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य है कि सरगुजा संभाग की जो 14 सीटें पहले कांग्रेस की हुआ करती थी आज भाजपा की हो गई हैं, उसे वापस लाने के लिए काम करूं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी जिम्मेदारियों पर उनका ध्यान जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे उन्होंने निभाया है और अगर आगे कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे भी स्वीकार करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर स्टेशन को 392 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन यात्रियों को असुविधा से बचाने सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। बिलासपुर स्टेशन को 3 साल के अंदर नए स्वरूप में तैयार करना है, जिसके लिए लगातार रेलवे के अधिकारी इस दिशा में कदम उठाकर कार्य को तेजी से पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत बिलासपुर रेल मंडल के एडीआरएम और सीनियर डीसीएम ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगातार स्टेशन में यात्रियों के द्वारा मिल रही समस्याओं की शिकायत के संबंध में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि मौजूदा समय में 1, 2 और 4 नंबर गेट यात्रियों के आवागमन और प्रस्थान के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जनरल टिकट काउंटर को पुराने आरक्षण काउंटर पर, जबकि आरक्षण काउंटर को सेकरसा मैदान के सामने स्थापित किया गया है। नहीं, देखिए, सुविधा वहाँ पे जो टिकटिंग संबंधित सुविधा सभी जैसा पहले मिलता था वैसे ही वहाँ पे जारी है और वहाँ पे चीज़ें दुरुस्त हैं, उसको और दुरुस्त कर दी जाएंगी। नहीं, गेट नंबर 3 पे जो जनरल टिकट जो सारा का सारा डील होता था वो सारा का सारा एक नंबर पे आ गया। अभी 1 नंबर पे जनरल टिकटधारी और पैसेंजर मतलब जो रिजर्व सेगमेंट वाले हैं उनको आप आपस में करेंगे तो हैंडल करना ही मुश्किल है। और दूसरा ये भी है कि चूँकि स्टेशन में अभी निर्माण कार्य चल रहा है तो जो ऐसे पैसेंजर हैं जिनका ट्रैवल इमीडिएट नहीं है, बाद में है, 1 महीना बाद है, 15 दिन बाद है, तो उनको स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है। आप पीआरएस सेंटर से सीधा टिकट लीजिए, आप बिना स्टेशन पे आए। रेलवे का जो नया स्टेशन तैयार हो रहा है वह जल्द भव्य रूप लेगा, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से स्टेशन में आवागमन और प्रस्थान को लेकर लगातार समस्या हो रही है और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे यात्रियों के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। एक तो ट्रेनों के विलंब से चलने की समस्या, दूसरी तरफ टिकट काउंटर सहित स्टेशन पहुंच की समस्या से यात्री और परिजन हलाकान हो रहे हैं। यही वजह है कि लगातार रेलवे के अधिकारी अब निरीक्षण के माध्यम से यहां व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का जिम्मा झांझरिया कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन इसकी सही मॉनिटरिंग न होने के कारण कामकाज में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। रेल प्रशासन इसे यात्रियों और शहरवासियों के हित में बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रेलवे स्टेशन को चारों ओर से घेर दिए जाने के कारण न केवल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों की भी परेशानियां बढ़ गई है। कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में असुविधा हो रही है। हल्दीराम रेस्टोरेंट से रेलवे स्कूल नंबर 2 तक बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है। सड़क के बीच में पेड़ छोड़ दिए गए हैं, जिन्हें ना तो हटाया गया है और ना ही किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि काम बिना किसी उचित योजना के किया जा रहा है। यह मार्ग बेहद व्यस्त है। यहाँ दिन भर हजारों लोगों का आवागमन होता है। सड़क के बीच में पेड़ों को छोड़ देने से भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। यह स्थिति न केवल यात्रियों बल्कि वाहन चालकों के लिए भी खतरा बन गया है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वह इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए। ठेकेदार को मनमानी करने की छूट देना यात्रियों और शहरवासियों के हितों के खिलाफ है। यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह अव्यवस्थाएं और भी बढ़ सकती हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मसूरी के ग्राम जेवरा नवापारा में सरपंच चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चश्मा छाप प्रत्याशी भागवत सिंह खुसरो और ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि मतगणना में अनियमितताएं बरती गई, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट घेरने पहुंचे ग्रामीण और प्रत्याशी भागवत सिंह खुसरो ने बताया कि पहली मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन दूसरे बार काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। जब उन्होंने तीसरी बार फिर से गिनती करवाई तो उन्हें बढ़त मिल गई। इसके बाद चौथी बार मतगणना की मांग की गई, लेकिन मतगणना केंद्र में मौजूद पीठासीन अधिकारियों ने इनकार कर दिया। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि बैलेट पेपर में प्रत्याशी भागवत सिंह खुसरो का नाम गलत दर्ज किया गया। उनके वास्तविक नाम की जगह भागवत लहरे लिखा गया, जिससे मतदाता भ्रमित हो गए। यह निर्वाचन आयोग की बड़ी प्रशासनिक चूक है, जिसने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब भागवत सिंह खुसरो और उनके समर्थक शिकायत लेकर मतगणना स्थल पहुंचे तो थानेदार ने दल बल के साथ सभी को जबरन बाहर निकाल दिया। प्रत्याशी का आरोप है कि उन्हें मात्र 5 वोट से साजिश के तहत हराया गया और प्रशासन ने निष्पक्ष सुनवाई नहीं की। प्रत्याशी और ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सहमति जताई और पुनः मतगणना के आदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आए थे मस्तूरी आए थे। मस्तूरी हम लोग का पुनः एक बार फिर रिकाउंटिंग होना चाहिए, और नहीं तो 16 से 20 वार्ड है, 16 से 20 वार्ड है और पुनः मतगणना कराएं। मतदान पत्र में मेरा भागवत सिंह खुसरो है, लेकिन वो मतदान पत्र में वो भागवत सिंह लहरे लिखा है, जिस नाम को सुनकर मेरे को भ्रमित हो गए। कई पढ़े लिखे लोग यहाँ तो लहरे है ही नहीं है, तो इनको हम कहाँ से वोट दें? ऐसे कर पता नहीं अधिकारियों की किसकी साजिश लग रही है। मेरे को लगता है सर वो निर्वाचन अधिकारी से होगा कि आयोग विभाग से होगा। मेरे को बहुत दुख लगा भाई, मैं लहरे नहीं हूँ, मैं भागवत सिंह खुसरो हूँ, लहरे कहाँ से आ गए है ना। जो पहला बूथ तैयारी से ना तेला चेकिंग करी नहीं था, 2 ठो में गलती ऐसे फिर बोली ने के तीसरा चौथा फिर भी ओकर हो कहते नहीं हुआ, ऐसे बोली है दूसरा बूथ के साफ मना दूसरा बोला थे, तो ओकर खिलाफ हमरा नहीं आए चाहिए। नाम भी जो नाम भी दिया है और गिनती भी यह हो। पहला से ठीक आएगा, तीसरा चौथा और दूसरा है
वही में के जो गिनती करे हैं ना, तो हम लोग बताते नहीं हैं, डिटेल में नहीं बताते हैं। अब वही ला हम लोग जानना है। और ऊपर से जो चौथा नंबर से है ना, हो है ओला तो कुछ भी बताबे नहीं करते हैं, अपन मन से रिजेक्ट है इतना कर करके बोल देते हैं। ओला हम देखना चाहता ना कितना का रिजेक्ट है, ओला देखना चाहता है। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस पूरे मामले में फिर से रिकाउंटिंग करने की बात कहते हुए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग की लापरवाही के कारण मतदान प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। चुनाव में नामों की गड़बड़ी, मतगणना में उलटफेर और प्रशासन की मनमानी से यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी अब नहीं रही। अगर इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो लोकतांत्रिक प्रणाली पर जनता का विश्वास कमजोर होता जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के मस्तूरी में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गतौरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मस्तूरी एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए फिर से मतगणना कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गणना प्रक्रिया में गड़बड़ी कर कुछ प्रत्याशियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। एसडीएम कार्यालय को घेरे जाने की सूचना पर बिलासपुर मुख्यालय से पुलिस का दल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था बनाने में लगा रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है। आगे चलत रहे, 3 बार लाइन गोल होई से तहाँ बहुत कैंडिडेट तेन जाके घुस के रही से वोटिंग वाला में जेन में गिनती होत रही तेन में अगला कोई ला घुसे नहीं देत रही से, निकाल दे रही से। तो मैं मन नाखुश हूँ। पूरा चुनाव शुरू से चुनाव ग्राम गतौरा के सभी मतदातागण आए हुए हैं। हमारे गांव में कल मतदान हुआ है और मतदान हुआ है तो उसमें से वार्ड क्रमांक 9 और 10 जिसमें धांधली हुआ है। जो प्रत्याशी है उसको अधिकतम वोट दिया गया है और जो हमारे प्रत्याशी है उसके जो मतपत्र है उसको खारिज कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं और कई बार वहाँ पे लाइट गोल हुआ है और उसमें पूर्ण रूप से धांधली हुआ है। इसी की मांग के लिए पुनर्मतगणना और पुनर्जांच के लिए हम यहाँ पे मतगणना जो करता है उसको भगा दिए हैं और वहाँ पे कई बार लाइट को गोल किया। इस कारण वहाँ पे धांधली पूर्ण रूप से हुआ है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। आपको बता दें कि कोटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को कोटा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम शिवतराई बाजार के पास भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बेची जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी कुंज राम नेटी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 55 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। बरामद शराब की कीमत 11,000 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर में एक युवती के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोपी सूर्य प्रताप, जो पहले पीड़िता का दोस्त था, ऑफिस में आकर न केवल गाली गलौज करने लगा बल्कि युवती का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक युवती पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी सूर्य प्रताप सिंह के बीच पहले प्रेम संबंध था, लेकिन जब युवती को आरोपी सूर्य प्रताप के किसी और के रिश्ते की जानकारी मिली और उसने सवाल किया तो युवक ने आक्रोश में आकर उसके कार्यालय में हंगामा कर दिया। उसने मोबाइल छीनकर तोड़ दिया, साथ ही युवती को मुक्के मारकर घायल कर दिया। ऑफिस मालिक की दखल के बाद मामला शांत हुआ और पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, एक युवती ने एक एफआईआर दर्ज कराई है कि वो कॉन्सेप्ट निजी कार्यालय है नेहरू नगर में, वहाँ पर बैठी थी कि इसका परिचित का आरोपी सूर्य प्रताप सिंह वहाँ पहुँचा और इनका कुछ आपसी विवाद
था। उस आपसी विवाद के चलते आरोपी सूर्य प्रताप ने उसको हाथ मुक्का से मारपीट किया है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज, धमकी का प्रकरण दर्ज किया गया है तथा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार भी किया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार करते हुए गांजा तस्करी में संलिप्त आरोपियों की करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में इंड टू इंड कार्रवाई और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत यह बड़ा कदम उठाया गया है। 23 अक्टूबर 2024 को जीआरपी थाना बिलासपुर ने योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी के पास से 20 किलोग्राम गांजा बरामद कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क में जीआरपी के आरक्षक लक्ष्मण गाइन, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौर और सौरभ नागवंशी भी शामिल थे। ये आरक्षक ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा पकड़कर इसे अपने सहयोगियों योगेश गुड्डू, श्यामधर छोटू के जरिए खरीदारों तक पहुंचाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने गांजा तस्करी से कमाए गए पैसे को विभिन्न बैंक खातों और बेनामी संपत्तियों में निवेश किया था। इस पैसे से बिलासपुर और कोरबा में मकान, प्लॉट और लग्जरी वाहन खरीदे गए। बिलासपुर और कोरबा में मकान एवं प्लॉट कुल अनुमानित मूल्य 1.25 करोड़ रुपए, टाटा सफारी 20 लाख रुपए, हुंडई वेन्यू 5 लाख रुपए, हार्ले डेविडसन बाइक 2.8 लाख रुपए को फ्रीज की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सफेमा कोर्ट मुंबई को इस मामले की रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से गांजा तस्करों और अवैध मादक पदार्थ के व्यापारियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है। आने वाले समय में अब अगर आपको रेलवे स्टेशन बिलासपुर में टीटी रूम में जाना हो तो इसके लिए हो सकता है कि आपको समस्या हो। दरअसल मौजूदा समय में वीआईपी गेट के बगल में मौजूद टीटी रूम को हटाकर अब वहां आईआरसीटीसी को स्टॉल खोलने के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी और इन सभी रूम को खाली कराकर स्टॉल संचालकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि जिन स्टॉल्स को रीडेवलपमेंट कार्य के लिए हटाया गया है उन्हें वापस उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्हें स्थान देना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा समय में जिस होटल संचालकों को स्टॉल देने की बात हो रही है उनके टेंडर तो पहले से ही निरस्त हो गए हैं। ऐसे में अब रेलवे केवल यात्रियों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। वहीं अब रेलवे की मंशा है कि रेलवे परिसर को निजी हाथों में दिया जाए। यही वजह है कि अब आईआरसीटीसी के माध्यम से इन सभी स्टॉलों को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, ताकि रेलवे को राजस्व की प्राप्ति हो और इसके लिए यात्रियों की समस्या बढ़ती है तो बढ़ जाए। देखिए, स्टेशन पे सभी प्रकार के यूटिलिटी जो है वो शिफ्ट होंगे, क्योंकि स्टेशन जो है मेजर रिडेवलपमेंट में जा रहा है। तो आज हो कल हो हर प्रकार की जो यूटिलिटीज़ हैं नए बिल्डिंग में जाएंगी। तो नए बिल्डिंग में जाने के लिए हर चीज़ ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। आज और कल का बात है, सभी शिफ्टिंग होंगे। जो अभी सर इनको शायद आईआरसीटीसी को दिया जा रहा है संचालन के लिए। हाँ, तो वो एक एसेंशियल पैसेंजर सर्विस है, उनको केटरिंग सुविधा प्रदान करने के लिए। और चूँकि वहाँ पे उनका ऑलरेडी एसेट है और चूँकि उनका एसेट जो है वो बाधित हो रहा है स्टेशन रिडेवलपमेंट में, तो उनको देना यूटिलिटी शिफ्टिंग का पार्ट है ये। बिलासपुर में 10 लाख रुपए की उगाही और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित रायपुर लोधीपारा निवासी नितिन लॉरेंस ने
आरोप लगाया था कि 3 व्यक्तियों ने उन्हें न्यायालयीन मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की थी। नितिन लॉरेंस का क्रिश्चियन समाज और मिशनरी की जमीन को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दौरान मार्टिन, बीनू, बेनेट और यशराज सिंह ने उन्हें इस मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। सिविल लाइन पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद बीनू, बेनेट और यशराज सिंह को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। तीसरा आरोपी मार्टिन अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नितिन लॉरेंस के द्वारा 3 व्यक्तियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन के संबंध में शिकायत दी गई है, जिसमें थाना सिविल लाइन में BNS की धारा 308, 535 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक ने बताया कि बीनू, यशराज एवं मार्टिन के द्वारा झूठे केस में नाम डलवाकर फंसाने की धमकी देकर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया कर विवेचना में लिया गया है। आगे इनकी गिरफ्तारी कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रे न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में तिलक नगर स्थित बेंचिंग प्लांट से उड़ने वाली धूल और राखड़ के कारण आसपास के रहवासियों को दमा और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राम मंदिर के पीछे स्थित इस प्लांट से लगातार गिट्टी, सीमेंट और राखड़ की धूल उड़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। तिलक नगर में संचालित बैचिंग प्लांट से उड़ने वाली धूल और राखड़ के कारण आसपास के रहवासियों को दमा और अन्य बीमारियां होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। इस समस्या से निगम आयुक्त को अवगत कराया गया और शिकायत में बताया गया कि 24 घंटे प्लांट के संचालन से जन स्वास्थ्य को खतरा है। शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि यह प्लांट अरपा तट के निर्माण के लिए लगाया गया था, लेकिन कार्य समाप्त होने के बाद भी इसका संचालन जारी है। यहाँ से निजी बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को तैयार बिल्डिंग मटेरियल बेचा जा रहा है। जो अरपा किनारे जो बैचिंग प्लांट लगा हुआ है, क्योंकि अरपा के दोनों तरफ के लेफ़्ट और राइट साइड का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके लिए था। एक तरफ का जो फर्स्ट इंदिरा सेतु से जो राम सेतु है उसको कंप्लीट कर दिया गया है राइट साइड। लेफ़्ट साइड का क्योंकि अभी चल रही है तो ये बैचिंग प्लांट का उसमें यूज़ किया जा रहा है। जो आपकी शिकायत है कि कहीं अन्य जगह यूज़ किया है, इसको चेक करवाएंगे। यदि कहीं भी अन्य जगह यूज़ हो रहा है तो इसको तत्काल उसको रोक लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट क्लोज होते ही उसको वहाँ से तुरंत हटा लिया जाएगा। निगम आयुक्त का कहना है कि यदि बैचिंग प्लांट का संचालन व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन से जल्द इस प्लांट को बंद कराने और धूल प्रदूषण से राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पृथ्वी दुबे की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत ओडिशा के नक्सल प्रभावित जिलों कालाहांडी और बौद्ध से 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है, जो अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इनकी गिरफ्तारी से एक संगठित तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो अवैध रूप से गांजा की आपूर्ति करता था। इन दोनों की संलिप्तता गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दर्ज 2 अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में पाई गई थी। थाना पेंड्रा में दर्ज अपराध में आरोपी बिपाना सिंह की भूमिका सामने आई, जिसमें 73 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। इस मामले में 16 जनवरी को खोडरी जोबाटोला के जंगल में कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के तस्करों की संलिप्तता भी पाई गई थी। वहीं थाना गौरेला में दर्ज अपराध में आरोपी सिद्धेश्वर राणा उर्फ सुमंतु की संलिप्तता उजागर हुई, जिसमें 1.05 क्विंटल गांजा जब्त किया गया था। यह गांजा खोंगसारा पीपर खूंटी मार्ग से 2 अलग-अलग वाहनों में ले जाया जा रहा था, जहां से पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की थी। इस मामले में अन्य तस्करों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और पूछताछ में सामने आए बैकवर्ड लिंक के आधार पर
ओडिशा में दबिश देकर सिद्धेश्वर राणा को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि दोनों आरोपी नक्सल प्रभावित इलाकों में अवैध गांजा खेती करने वाले गिरोहों से मादक पदार्थ खरीदकर विभिन्न राज्यों में तस्करी करते थे। इनकी गिरफ्तारी से इस तस्करी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और अन्य लिंक की जांच कर रही है। खेल के माध्यम से सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने अस्मिता वुशु सिटी लीग का आयोजन जीपीएम जिले में किया गया। आयुष महाविद्यालय लोहारी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के सहयोग से हुए इस आयोजन में जिले के विकास खंड गौरेला पेंड्रा मरवाही के बालिका व महिला प्रतिभागियों ने बड़े उमंग व जोश के साथ भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। अस्मिता वुशु सिटी लीग के आयोजन से महिलाओं में दृढ़ आत्मविश्वास दिखा, जो 2 दिवसीय प्रतियोगिता में सब जूनियर और सीनियर बालिका व महिला प्रतिभागी 80 की संख्या में शामिल हुए। समापन अवसर पर खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक और भारतीय खेल प्राधिकरण से जारी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। अतिथियों में मरवाही ब्लॉक के एसडीएम और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।